परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमान की। जो हौसला रखते हैं ऊंचाइयां छूने का, उनको नहीं होती है परवाह नीचे गिर जाने की। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है समर्थ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सबका स्वागत करता हूं राजस्थान इतिहास की इस क्लास में। तो मित्रों, अगर आपको अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और समर्थ क्लासेस का जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए। उसमें आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज पेपर्स मिल जाएंगे जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में आपकी सहायता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं माता सरस्वती के आशीर्वाद से हमारी क्लास को। हम पढ़ रहे थे मारवाड़ का इतिहास। क्या पढ़ रहे थे हम? मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ के इतिहास में हम कहां तक? राव गांगा और राव मालदेव कहां तक पहुंच गए थे? राव गांगा और राव गांगा के बाद राव मालदेव। तो राव गांगा को हम एक बार और देख लेते हैं। राव गांगा और राव मालदेव। तो देखते हैं, गांगा के बारे में कुछ बातें रह गई थी तो उनको एक बार देख लेते हैं। राव गांगा किसके मित्र थे? राव गांगा महाराणा सांगा के। महाराणा सांगा के मित्र थे। तो महाराणा सांगा की मदद भी की होगी। हाँ, की थी ना। किसमें? खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में किसको भेजा था? मालदेव। ये प्रश्न बन जाता है कि मारवाड़ की तरफ से खानवा के युद्ध में किस शासक ने या किसके नेतृत्व में सेना को भेजा था? अगर किस शासक ने भेजा था तो राव गांगा, और किसके नेतृत्व में भेजा था तो मालदेव। और वह महाराणा सांगा की एक पुत्री थी, उत्तमा या पद्मावती, ये नाम उनका। तो उनका विवाह किसके हुआ था? राव गांगा के साथ विवाह। अब देखो, गांगा ने क्या करा था? गांगा ने अपने नाम पर 3 चीजें बनवाई थी। गांगे लाव तालाब, गंगा की बावड़ी और एक मूर्ति लाए थे सिरोही से, उसको स्थापित करके गंग श्याम मंदिर। कौन कौन सा? गांगेलाव तालाब, गंगा की बावड़ी और गंग श्याम मंदिर, ये तीनों बनवाए पद्मावती के नाम पर। पद्मसर तालाब, ये हो गए इनके साहित्यिक। इनकी प्रमुख बात क्या थी? प्रमुख बातें तो यही थी, और एक्स्ट्रा बात में आएगा जालोर और नागौर, जो मुस्लिम शक्ति के केंद्र थे। इन दोनों को पराजित किया था किसने? राव गांगा ने अपने समय में। फिर क्या हुआ था? अफीम खाने का शौक है। अफीम खाकर कहां बैठे थे? खिड़की में। मालदेव आया, ठोक देने, टांगे पकड़ी, उछाल दिया, भैया ये पीछे। तो ये तो था राव गांगा। और राव मालदेव के बारे में, राव मालदेव हशमत वाला शासक। अगर कहें हिंदुस्तान का हशमत वाला शासक कौन था तो वो था राव मालदेव। अब हशमत क्या होता है इसमें? हशमत का मतलब होता है गाड़ी घोड़ा बंगला। मतलब उस समय तो बंगला होता नहीं था, बड़े बड़े महल, वैभव, खूब पैसा, बड़ा सा साम्राज्य।
तो हशमत वाला शख्स, ये किसने कहा था? फारसी इतिहासकार ने, फारसी इतिहासकार ने। और बदायूनी ने कहा था, बदायूनी ने कहा था महान पुरुषार्थी राजकुमार, महान पुरुषार्थी राजकुमार। ये किसने कहा? बदायूनी ने। एक बचा था फरिश्ता। फरिश्ता ने क्या कहा था? हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक, सबसे शक्तिशाली शासक। ये तो इनकी प्रमुख बातें थी। और राव मालदेव को मारवाड़ में किस नाम से जाना जाता? मारवाड़ का पितृहंता। पितृहंता कौन था भैया? मालदेव। मालदेव के जो प्रमुख युद्ध थे वो हमने देख लिए थे, ठीक है। प्रमुख वो शुरुआत के छोटे मोटे युद्ध थे वो कल की क्लास में आप देख सकते हैं। अब बात करें प्रमुख की, तो एक था हरमाड़ा का। हरमाड़ा के युद्ध में क्या करा था? उदय सिंह और हाजी खां के मध्य विवाद हो गया था रंगराय नाम की वेश्या को लेकर। तो क्या हुआ? उदय सिंह से ये नाराज थे मालदेव। क्या एक छोटी सी कहानी है। उदय सिंह के एक सामंत थे जैत सिंह, उनकी पुत्री का विवाह हो गया था मालदेव के साथ। तो मालदेव गए भी अपने ससुराल, लेकिन जब इन्होंने अपनी पत्नी की छोटी बहन मतलब साली को देखा तो शर्त रख दी ससुर के सामने कि मेरा विवाह इससे भी करवाओ। अब भाई राजा है, कुछ भी कह सकता है। तो भाई जैत सिंह को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। जो सामंत थे, पहले किसी के सामंत थे उदय सिंह के, तो उदय सिंह जी के पास गया वो। उदय सिंह जी से कहा कि मैं अपनी छोटी पुत्री का विवाह आपके साथ करवाना चाहता हूँ। तो भैया उदय सिंह जी का विवाह उनके साथ करवा दिया। तो इस कारण से मालदेव उदय सिंह जी से शत्रुता रखने लग गए मन में। बल्कि पहले की बात कर रहे हैं ना, तो मालदेव ने उदय सिंह जी की बहुत सहायता की थी। जब उदय सिंह जी को वो पनवीर को हराने के लिए सहायता की किसने? मालदेव ने। इनको शासक नियुक्त करवाया। तो शुरुआत में बहुत मदद की, लेकिन बाद में इस वजह से थोड़ी सी अनबन हुई। तो क्या करा? मालदेव ने सहायता करी हाजी खान हरमाड़ा के युद्ध में, और उदय सिंह जी को पराजित होना पड़ा इस युद्ध। जीत किसकी हुई? इसके बाद अब आते हैं बीकानेर। तो बीकानेर का शासक था उस वक्त जैत सिंह। कौन था? जैत सिंह। बीकानेर किसने बनवाया? बीका राव जोधा का, वही जिसने जोधपुर बनाया, उस जोधा का बड़ा बेटा कौन था? बीका। इनके छोटे भाई का नाम था सातल देव, जिसने कुड़ला की गर्दन काट कर छेद दी। तो बीकानेर जैत सिंह। अब जैत सिंह के साथ अब क्या है? मालदेव जोधपुर का राज किसी कारण से ठड़ी हुई थी बीकानेर से, तो जैत सिंह पर हमला करवा दिया मालदेव। कब करवाया? 1542 की बात। मालदेव के दो सेनापति थे, जेता व कुपा, दोनों बहुत वीर और बहादुर सैनिक थे। इन दोनों ने राव जैत सिंह की सेना को पूरी तरह से पराजित कर दिया। अब ये युद्ध हुआ कहाँ था? तो ये युद्ध हुआ था सिरसा। सिरसा में एक जगह है पाहेवा, ये इसको साहेबा भी कहते हैं।
तो इस युद्ध को कहा जाता है पाहेबा साहेबा का युद्ध। कौन सा? पाहेबा या साहेबा का युद्ध। कब हुआ था? 1542। वर्तमान में तो यही डेट मानते हैं 1542, और किताबों में 1541 भी मिलती है, लेकिन प्रमुख रूप से 1542 आया, तो यही करना है। तो पाहेबा साहेबा का युद्ध, पाहेबा में किसको? बीकानेर के जेत सिंह को हराया। मालदेव के 2 वीर सेनापतियों ने जेता पाले। ठीक है मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अब हम मालदेव के जो प्रमुख ताकतवर उनकी तरफ बढ़ेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्या हुआ फिर उसी समय की बात है, 1540 में एक था शेर खान, अफगानी। कौन था ये? अफगानी। इसने क्या करा? जो हुमायूं था ना, कौन? बाबर का बेटा, बाबर का बेटा और अकबर का पिता हुमायूं, इस हुमायूं को पराजित कर दिया बिलग्राम की युद्ध में। बिलग्राम का युद्ध। इस युद्ध के बाद हुमायूं को वहां से भागना पड़ा, और अब ये शेर शाह बन गया, शेर खां बन गया शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी का शासन चलने लग गया पूरे हिंदुस्तान में। पूरे हिंदुस्तान पर शासन कौन करने लग गया? क्योंकि दिल्ली में था, दिल्ली को जीत लिया शेर शाह सूरी ने। हुमायूं को भागना पड़ा। तो अब हुमायूं ने क्या करा? कांटेक्ट करने की कोशिश की मालदेव के साथ। मालदेव के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मालदेव मान भी गए। कहां पर? मान भी गए, तो हुमायूं के साथ मिलने के लिए मान भी गए। लेकिन ये बात पता चल गई शेर शाह सूरी को। तो शेर शाह सूरी ने अपना संदेश भिजवाया मालदेव के पास। उन्होंने मालदेव से की, एक काम करो, हुमायूं तुमसे मिलने आ रहा है, ठीक है, एक काम करो, हुमायूं को बंदी बना, ताकि मैं फिर उसको बंदी बनाकर सजा दूंगा, अपने पास रखूंगा। तो मालदेव के सामने समस्या खड़ी हो गई भाई। एक तो इसकी शरण में कोई आ रहा, उसको बंदी कैसे बनाए? पहले तो सहायता के लिए हाँ कर दी, अब मना कैसे करें? तो अब मालदेव शेर शाह सूरी से किसी भी प्रकार की लड़ाई मोल नहीं लेना चाहते थे। तो जब हुमायूं मिलने आया तो इन्होंने हुमायूं का स्वागत करवाया, सब करवाया, लेकिन सादर सत्कार के साथ हुमायूं से कहते कि देखो, अब हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हमको किसी भी प्रकार की लड़ाई मोल नहीं लेनी है शेर शाह सूरी के साथ। और उसने तो तुम्हें बंदी बनाने का आदेश दिया है, लेकिन हमारी राजपूत गरिमा है, राजपूत गरिमा के कारण हम तुम्हें बंदी नहीं बना रहे। तो हुमायूं को बंदी नहीं बनाया और जाने दिया, लेकिन इस बात का शेर शाह सूरी को बहुत। तो इस कारण से इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ गिरी सुमेल का। गिरी सुमेल का युद्ध क्या है? सुमेल में तो शेर शाह सूरी की सेना ने डेरा डाल के बैठ गए, शेर शाह सूरी, और गिरी गांव में मालदेव की सेना और सेनापति चेताओं के पास साथ में। तो बहुत टाइम तक ये बैठे रहे, लेकिन कोई भी आगे से हमला नहीं कर रहा था। तो शेर शाह सूरी ने एक चाल चली। शेर शाह सूरी ने कुछ पैसे और एक पत्र डलवा दिए चेताओं कुपा के, जो तंबू लगे रहते थे ना, जिनमें रहते थे खेमे, उनके बाहर पे वो डलवा दिया। अब क्या है,
बात पहुंचा दी मालदेव के पास कि तुम्हारे दोनों सेनापति चेता व कुपा तो मेरी तरफ हो गए हैं, मैंने उनको खरीद लिया है। और जब इन्होंने वो पैसा और पत्र देखा तो भैया मालदेव आगे सख्त है। और मालदेव ने क्या करा, यहाँ जो बड़ी सिख सेना थी ना, वो बड़ी सिख सेना लेकर चले गए वापस जोधपुर। और जब सुबह उठे चेता कुपा तो इनके पास थी छोटी सिख सेना। अब क्या है, इनको पता चला पूरी बात का चेता कुपा को, तो चेता कुपा को बहुत बुरा लगा। क्यों? एक तो वीर योद्धा, ऊपर से इन पर इल्जाम कि हमने धोखा दिया। तो भैया दोनों को शेरशाह सूरी पर इतना तेज गुस्सा था कि दोनों ने जो युद्ध किया ना, इस युद्ध में शेरशाह सूरी की सेना पूरी तरह से पराजित होने लग गई। दिन का समय था, शेरशाह सूरी की पूरी सेना, मतलब ये इतनी बड़ी सेना शेरशाह सूरी की, ये इतनी सी सेना चेता कुपा के साथ, पूरी सेना ने हाहाकार मचा दिया। दिन का समय था, हार नहीं वाला था। तो शेरशाह सूरी ने नमाज का समय हुआ दिन में, तो बैठकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। नमाज पढ़ने में इसने ऊपर वाले से दुआ करी कि मुझे बस इस युद्ध में विजय दिला दो कैसे भी कर। और जैसे ही दुआ मांगी तो इसकी दुआ में इतना प्रभाव था, एक इसका सेनापति था जलाल खां जलवानी, वो एक बड़ी सिख सेना लेकर आ गया, जिससे इनको युद्ध में विजय प्राप्त हुई। चेता व कुपा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन जो ये युद्ध था ना, शेरशाह सूरी को जिंदगी भर याद रहेगा। क्यों? क्योंकि इस युद्ध के खत्म होने के बाद शेरशाह सूरी के मुंह से दो बातें निकली। शेरशाह सूरी ने कहा, पहला तो आज मैं मुट्ठी भर बजरी के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। और दूसरा एक और बात कही कि चेता व कुपा जैसे वीर अगर मेरे पास होते तो मैं हिंदुस्तान पर एक छत्र शासन करता। यह थी इन चेता कुपा की वीरता जिसने शेरशाह सूरी को इतना प्रभावित कर दिया। लेकिन इसके बाद मालदेव को बहुत दुख हुआ कि उसने यहाँ से सेना लेकर चला गया और शेरशाह सूरी की चाल में। उसके बाद शेरशाह सूरी का जोधपुर पर अधिकार हो गया और जोधपुर से जाकर मालदेव ने शरण ली कहाँ? सिवाना क्या थी? जोधपुर मारवाड़ की शरण स्थली। तो भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ तो देख लो एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। शेरशाह सूरी और मालदेव के चेता कुपा, मालदेव के सेनापति चेता व कुपा, ये हुए थे।
सहायता के लिए कौन आया था? जब इसकी सेना हारने लगी तो सहायता के लिए कौन आया? जलाल खां जलवानी। कौन था? सेना। इसी कारण शेरशाह सूरी यह युद्ध को जीत पाया, वरना नहीं जीत पाता। ये दोनों वीर गति को प्राप्त हुए। इसके लिए क्या बात थी वो तो बता ही दिया। शेरशाह सूरी को लगा कि आज मैं एक मुट्ठी भर बजरी के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, और दूसरा, इन दोनों जैसे वीर अगर मेरे पास होते तो मैं हिंदुस्तान का एक छत्र शासक होता। यह लगता था। ये इन दोनों की वीरता देखकर इसको एहसास हुआ, क्योंकि ऐसी वीरताएं दुनिया के किसी और कोने में देखने को नहीं मिलती है। जब इतनी सी सेना, इतने बड़े, मतलब अद्भुत। फिर क्या हुआ? अब क्या है, ज्यादा समय तक इसके बाद जोधपुर पर शासन कर लिया, लेकिन ज्यादा समय तक जोधपुर पर शासन नहीं रह सका। मालदेव कहां चल गए थे? मालदेव चल गए थे सिवाना। लेकिन शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई कालिंजर अभियान के समय। कालिंजर अभियान 1545 ईस्वी की बात है। तो ज्यादा समय तक रुकना ना पड़ा। मालदेव ने दोबारा जोधपुर पर अधिकार कर लिया। देखो, मैं बस कहानी समझा रहा हूँ, आपको यहाँ पे नोट्स नहीं लिखा रहा। आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि ये सब चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएगी शांति के साथ। आपको बस एक काम करना है, सुनने का, और कुछ भी मत कीजिए, बस देखते जाइए, सुनते जाइए। ठीक है, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई तो जोधपुर पर दोबारा अधिकार हो गया। लेकिन फिर 1562 में जेतारण के युद्ध में पुनः, अब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद धीरे धीरे बहुत समय तक तो यही चलता रहा। फिर हेमू विक्रमादित्य शासक था, उसको हराकर कौन शासक बन गया था? अकबर। यहाँ दिल्ली का शासक बन गया था अकबर। अकबर और मालदेव के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई। तो 1562 में ही मालदेव की मृत्यु हो गई। मालदेव की मृत्यु हो गई। और बातें देखो, एक रानी थी जैसलमेर के लूणकरण की। जैसलमेर के लूणकरण की पुत्री थी उमा देवी। उमा देवी, इनको रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। रूठी रानी क्यों? अब उमा देवी को रूठी रानी के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जब इनकी शादी हुई ना, तो बात ऐसी हुई, जिस दिन इनकी शादी हुई तो पहली रात को मालदेव फुल नशे में थे, तो इन्होंने अपनी दासी को भेजा था मालदेव को बुलाने, और मालदेव ने, वो दासी सुंदर थी तो पूरी रात उस दासी के साथ बिताई। इस बात से उमा देवी इतनी आहत हुई कि उसके बाद से इन्होंने मालदेव के साथ बात करना तो जिंदगी भर बात नहीं की, और उधर से मालदेव ने भी इनकी तरफ खराब व्यवहार करना शुरू कर दिया था। तो ये अपने दत्तक पुत्र के पास चली गई, राम। इनके दत्तक पुत्र राम, जिनको अपने पुत्र के साथ, राम कौन थे? सबसे बड़े पुत्र, मालदेव के सबसे बड़े पुत्र राम, उनके पास चले गए। और वहीं पर इन्होंने तारागढ़ में ही जब इनको खबर मिली कि मालदेव नहीं रहे, तो मालदेव की पगड़ी के साथ सती हो गई।
इसलिए इनको सिर्फ सती नहीं कहते, महासती कहते हैं, महासती। इन्हीं के लिए आता है महासती, क्योंकि महासती वो जो किसी निशानी के साथ, किसी चिन्ह के साथ स्वयं सती हो जाए, इसलिए इनको महासती कहा जाता है। तो यही थे मालदेव। अब क्या है, अब देखो आगे की कहानी। मालदेव के 3 पुत्र थे, मालदेव के 3 पुत्र, राम, उदय सिंह, इनको राम सिंह लिखो, उदय सिंह और चंद्रसेन। स्वरूप दे के पुत्र थे, झाला रानी स्वरूप, उदय सिंह और चंद्रसेन। स्वरूप दे प्रिय रानी थी मालदेव की, तो राम सिंह को इन्होंने पहले ही हटवा दिया। उदय सिंह इनका पुत्र था, लेकिन इसका व्यवहार सही नहीं था, इसलिए इसको भी हटवा दिया। अब स्वरूप दे ने अपने सबसे छोटे पुत्र को उत्तराधिकारी बनवाया, किससे, मालदेव से। लेकिन हटवाया वाले से, लेकिन चंद्रसेन वाकई में एक योग्य शासक थे। अब पढ़ेंगे हम चंद्रसेन के बारे में। तो अगले शासक राव मालदेव के बाद कौन बने, चंद्रसेन। तो अब हम पढ़ेंगे चंद्रसेन के बारे में। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं चंद्रसेन के बारे में पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं चंद्रसेन के बारे में। चंद्रसेन इनको भूला बिसरा राजा, महाराणा प्रताप का अग्रगामी यह भी कहा जाता है। क्यों, ये देखेंगे हम। अब चंद्रसेन शासक बन गए 1562 ईस्वी में। मारवाड़, जोधपुर। अब इनके जो दोनों भाई, एक लोहेराव का युद्ध हुआ चंद्रसेन और उदय सिंह के बीच में, जिसमें जीते चंद्रसेन। एक हुआ नाडोल का, जो चंद्रसेन और राम सिंह के मध्य हुआ। इसमें भी कौन जीते, इसमें भी जीते चंद्रसेन। तो ये निश्चित हो गया था कि चंद्रसेन एक बहुत बेहतर शासक है। लेकिन जो ये उदय सिंह और राम सिंह थे ना, तो अपने पिता से नाराज होकर चले गए थे अकबर की शरण में, सम्राट अकबर की शरण में चले। तो उदय सिंह और राम सिंह के कहने पर अकबर ने हुसैन खान को जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। हुसैन खान को जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना लेकर भेजा। तो उस समय चंद्रसेन यहां से, ये बात है 1564 की, तो उस समय चंद्रसेन यहां से जोधपुर को छोड़कर चले गए। कहां पर, भद्रजुण जालो, यहां पर चले गए। अब कब्जा किसका हो गया, सम्राट अकबर का। फिर क्या हुआ, अब आती है बात, यहां खत्म नहीं होती, नागौर दरबार। कब की बात है ये, 1570। ये बहुत फेमस है नागौर दरबार। कब था नागौर दरबार, इसका आयोजन करवाया था किसने, जो शासक अकबर की शरण में सबसे पहले गया था राजपूत, कौन, कछवा में कौन, भारत, जो हरका भाई थी ना, हरका भाई का पिता, या यूं कह सकते हैं कि भगवंत दास का पिता, जो मान सिंह थे, जिन पर वार किया था महाराणा प्रताप ने, उनका दादाजी।
आगे आप जयपुर वाला पढ़ेंगे जब देख लेंगे। अब इसको देखो नागौर। नागौर दरबार में बीकानेर के कल्याणमल व इनके पुत्र राय सिंह, जैसलमेर के हर राय भाटी और बूंदी व रणथंभौर के सुरजन सिंह हाड़ा, इन तीनों ने अधीनता स्वीकार करी। किसकी? अकबर की। इस दरबार में, नागौर दरबार में चंद्रसेन जी को भी बुलाया गया। चंद्रसेन जी आए, लेकिन जब इन्होंने यहाँ पर अकबर का व्यवहार देखा इनके प्रति और अपने भाइयों उदय सिंह और राम सिंह को देखा तो इनका खून खोल गया और यहां से ये दोबारा चले गए कहां पर? भाद्रजुम जालौर। अकबर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं है, तो अकबर ने राय सिंह को भेजा इन पर हमला करने के लिए। तो राय सिंह गया भाद्रजुम जालौर। अब क्या है? अब भाद्रजुम जालौर से ये गए सोजत पाली, लेकिन सोजत पाली में भी सेना आ गई। सोजत पाली में इनका भतीजा था कंदा, उसके पास गए थे। सोजत पाली में आ गई तो फिर यहां से ये गए सिवाना। अब सिवाना पे भी आ गए तो सिवाना से आखिर में गए ये पहाड़ियों में, सारना की पहाड़ी। अब इसी कारण से, क्योंकि जिंदगी भर ये है ऐसे ही दूर दूर भाग कर रहे, इसी कारण से इनको कहा जाता है भूला बिसरा राजा। अब महाराणा प्रताप का अग्रगामी क्यों कहा जाता है? तो देखो अभी आ गए सारना के इसमें। अब अकबर ने अभियान शुरू करे कि इनको चंद्रसेन जी को पकड़ने के लिए अलग अलग अभियान भेजे। अब इन्होंने क्या करा? युद्ध पद्धति अपनाई, छापा मारा। महाराणा प्रताप से पहले और उदय सिंह जी के बाद में इन्होंने ही छापा मारी युद्ध पद्धति अपनाई और उसके द्वारा मुगल सेना को बहुत हानि पहुंचाना शुरू कर दिया। बार बार आते, मार के फिर चल जाते। अकबर की नाक में दम कर दे। अब इसको पकड़ने के लिए अकबर ने जलाल खां को भेजा, शाहबाज खां को भेजा, बहुत सारों को भेजा, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। तो इसी तरह ये यहीं पर रहे और युद्ध करते रहे, लेकिन इनको पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाई। अब क्या है? इसी कारण से, क्योंकि महाराणा प्रताप से पहले इन्होंने अकबर का विरोध शुरू किया था, इसलिए इनको महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। महाराणा प्रताप का अग्रगामी, क्योंकि महाराणा प्रताप से पहले इन्होंने शुरू कर दिया। 1581 में इनको धोखे से एक सामंत था बेरी साल ने क्या दे दिया? जहर। इस कारण से इनकी मृत्यु हो गई 1581। तो ये थी इनकी कहानी। अब उस समय ये दो ही जने थे, महाराणा प्रताप और चंद्रसेन। ये दोनों ही अकबर की आंखों में कांटों की तरह चुभते थे, क्योंकि ये दोनों ही उसका पूरी तरह से विरोध कर रहे थे। यहाँ की बात करें तो नागौर दरबार में एक और काम हुआ था, पृथ्वीराज राठौर। ये पृथ्वीराज राठौर किसके? कल्याणमल के पुत्र थे।
इनको गागरोन की जागीर दी थी, गागरोन की जागीर दी थी। एक कविता है पीथल और पाथल, पीथल, पीथल और पाथल। क्या है, पृथ्वीराज राठौड़ को जब ये पता चला कि महाराणा प्रताप अकबर के सामने झुकने वाले हैं, अधीनता स्वीकार करने वाले हैं, तो उसने एक पत्र लिखा था जिस कविता को, उस कविता के द्वारा इसको पीथल पाथल कहा जाता है। तो उसकी बहुत शानदार कविता, ठीक है। क्या अब शेर सियारों के संग सोएगा, क्या अब सूरज बादलों के पीछे छुप जाएगा, ऐसी बहुत शानदार कविता है जो इसमें बताई गई। तो फिर वो कविता सुनकर महाराणा प्रताप का खून खोल गया था, क्योंकि अफवाह फैलने लग गई थी कि अब महाराणा प्रताप शांत हो गए हैं और अकबर की अधीनता स्वीकार कर। लेकिन इसकी कविता से महाराणा प्रताप ने एक अलग जोश का संचार किया। तो उस जोश के संचार से महाराणा प्रताप ने फिर एक जवाब लिख के भेजा था पृथ्वीराज को। तो ये डिटेल वाली बात है, ये कभी मैं फिर डिटेल में बनाऊंगा ना वीडियो, तो फिर उसमें आराम से बात करेंगे। अभी क्या पेपर के टाइम है, अभी अपन को जल्दी से देखना। तो ये हुआ है, देख लो इनके टाइम पे क्या क्या हुआ। 1562 में शासक बन गए। ये युद्ध प्रमुख रूप से पूछे नहीं जाते, आपको ध्यान रखने हो तो ध्यान रख लेना। फिर नागौर दरबार हुआ 1570 में। इसमें कौन शामिल हुए, मारवाड़ की तरफ से चंद्रसेन, और चंद्रसेन, लेकिन यहां से अकबर के व्यवहार को देखकर यहां से चले गए। फिर कहाँ, भाद्रलून जालो, सोजकपाली, सिवाना, सिवाना से सारना की पहाड़ियों में इनको जाना पड़ा। इनके एक सामंत बेरीसाल ने इनको जहर दे दिया, तो धोखे से इनकी मृत्यु हो गई 1581 में। अब 2 साल तक 1581 से 83 के बीच अकबर ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया, खालसा घोषित कर दिया। तो ठीक है, अब इसका आप समझ तो चुके हो नागौर दरबार में कौन कौन से शासक थे जिन्होंने अधीनता स्वीकार करी। कल्याणमल राय सिंह के साथ जैसलमेर का हर्राय घाटी, बूंदी व रणथंभौर के सूरजंग। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ तो भाई अब क्या हुआ, अब चंद्रसेन जी नहीं रहे, खालसा घोषित कर दिया अकबर ने। फिर क्या हुआ, एक था उदय सिंह, चंद्रसेन जी से बड़ा वाला भाई, इसको कहा जाता है मोटा राजा, मोटा राजा उदय सिंह। तो चंद्रसेन जी के बाद शासक बने मोटे राजा उदय सिंह। तो पढ़ते हैं मोटा राजा उदय सिंह। अब जो मोटा राजा उदय सिंह था ना, मोटा राजा उदय सिंह ने किसी भी तरह अकबर को मनाया और 1583 में जोधपुर का शासक बन गया, जोधपुर का शासक बन गया। इनकी एक पुत्री थी मानीबाई, मानीबाई इसकी पुत्री, जिसका विवाह कर दिया इन्होंने सलीम के साथ। सलीम कौन, जहांगीर। इसी मानीबाई के और भी नाम मिलते हैं, जैसे एक जगत गोसाई, जगत गोसाई, जोधाबाई, और एक और नाम मिलता है भानावती। ये भानावती नाम एक पुस्तक है, उमर ए हनुद, इससे मिलता है सलीम। अब इन दोनों को जो पुत्र था ना, वो हुआ था खुर्रम, खुर्रम शाहजहां। आगे जाके जो शाहजहां, ताजमहल वाला शाहजहां।
तो बस ये इतना सा ही है इनका। ये 1583 से 1595 तक शासक रहे। अब इनको मोटा राजा क्यों कहा जाता है? क्या है ना, जो उदय सिंह थे ना, एक अत्याचारी शासक थे। इन्होंने ब्राह्मणों और चारण जाति इन दोनों पर बहुत अत्याचार किया। तो अत्याचार से परेशान होकर वो दोनों चल गए अकबर के पास। अकबर के पास गए, शिकायत है। तो अकबर ने क्या कहा? अकबर ने कहा कि देखो, वो तो मोटा राजा है, मतलब महान राजा है, अपन कुछ नहीं कर सकते उसको, वो तो ऐसे ही करेगा। और ये कह के बात टाल दी। तो तभी से इस उदय सिंह को मोटा राजा कहना शुरू कर दिया था। तो बस इतनी सी बात है। इसके बाद आए शूर सिंह। जो 1595 में शासक थे। 1595 में इसको सवाई राजा की उपाधि दी। सवाई राजा की उपाधि थी, जो 1619 तक रहे। इन्होंने 2 कार्यकाल देखे, अकबर और जहांगीर। अकबर का और जहांगीर, कहते हैं कि इनका मनसब अकबर के टाइम पे 2000 से 3000 था मनसब, जो जहांगीर के टाइम पर हो गया था 5000 मनसब। ये शूर सिंह के बारे में इससे ज्यादा और कुछ भी ज्यादा जानकारी नहीं होती है, और पूछेंगे तो सिर्फ इतना ही सवाल आएगा बस। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। तो अब बात है मोटा राजा उदय सिंह के बाद कौन बना शासक? शूर सिंह। लेकिन शूर सिंह भी निकल लिए। तो शूर सिंह के बाद जो अगले शासक बने वो थे गज सिंह, राव गज सिंह। राव गज सिंह 1619 में शासक हुए। 1619 से 1638 ईस्वी तक रहे शासक। तो राव गज सिंह को सबसे पहले 1619 ईस्वी में उपाधि दी गई राजा की। उपाधि दी गई राजा की। फिर इन्हीं के समय में क्या हुआ, जब ये शासक बने गज सिंह, तो खुर्रम ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर दिया किसने? खुर्रम ने। तो ये गज सिंह को भेजा जहांगीर ने विद्रोह को दबाने के, और इन्होंने सफलतापूर्वक विद्रोह को दबा दिया। तो जहांगीर ने इनसे प्रसन्न होकर, क्योंकि जिस काम के लिए भेजा अब क्या है? गज सिंह को किस काम के लिए भेजा था? विद्रोह दबाने के लिए। तो विद्रोह को उन्होंने सफलतापूर्वक दबा दिया। तो प्रसन्न हो गया कौन? जहांगीर। और जहांगीर ने इनको उपाधि दी दल थंबन की उपाधि दी। और इनके जो घोड़े थे, शाही दाग से मुक्त कर दिया। इनके घोड़ों को शाही दाग लगने का मतलब था कि ये हमारे अधीन, मुगल शासन के अधीन है, ये होता था शाही दाग। महाराणा प्रताप के लिए भी यही कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने अपने घोड़ों पे दाग नहीं लगने दिया, किसी के अधीन नहीं होने दिया। तो शाही दाग से मुक्त करवा दिया था जहांगीर ने। खुश इतने हो गए थे। लेकिन इसके बाद जब शासक बना शाहजहां, 1619 में 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 1619
तो शाहजहां के शासनकाल में भी इनको महाराजा की उपाधि दे दी गई। और उस समय इनका मनसब था क्या है, उस समय इनका मनसब क्या था? मनसब से ही ताकत पता चलती थी। मुगल काल में इनका मनसब उस समय था 5000 मनसब, मतलब 5000 जात 5000 सवार ये होंगे इनके पास। तो 5000 मनसब एक बहुत बड़ा मनसब दे रखा था। इससे बड़ा होता था 7000 मनसब किसके पास था? 7000 का मनसब था मानसिंह के पास। अब क्या ये होगा? अब इनके समय में इनके दो पुत्र थे, एक अमर सिंह और दूसरे जसवंत सिंह। अब बात करेंगे हम अमर सिंह राठौड़। तो अब हमें देखना है अमर सिंह राठौड़ के बारे। कौन थे अमर सिंह राठौड़? अमर सिंह राठौड़ कौन थे भैया? अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ को कहा जाता है कटार का धनी। क्या कहते हैं? कटार का धनी। स्वभाव में इनसे कहा जाता है कि बहुत वीर, साहसी, उद्दंड किसके लिए कहा जाता है कि जब ये धीरे धीरे बड़े हुए, बचपन से उद्दंड थे, मतलब किसी की नहीं सुनते थे, अपने मन की करते थे। तो इन्होंने एक टीम बना ली, इन्हीं के जैसे जो उद्दंड 4-5 जने थे, सबने मिलकर और पूरे जोधपुर में, पूरे मारवाड़ में हाहाकार मचा रखा। तो इनसे परेशान हो गया था कौन? इनके पिता गज सिंह। गज सिंह इनसे परेशान हो गए थे। इनकी गज सिंह जी की एक पासवान थी, एक दासी, क्या नाम था? अनाड़ा। ये अमर सिंह जी के छोटे भाई जसवंत सिंह को पुत्र समान मानती थी और अमर सिंह जी से नफरत करती थी, क्योंकि अमर सिंह जी किसी के बाप की सुने नहीं। तो फिर क्या हुआ? इन्होंने गज सिंह को मना लिया इस बात के लिए कि वह अमर सिंह राठौड़ से सारे अधिकार छीन ले। पहले तो उत्तराधिकार से वंचित किया, उत्तराधिकार से वंचित कर दिया, ठीक है, उत्तराधिकार से वंचित कर दिया। फिर कुछ समय बाद राज्य से बाहर निकाल दिया, राज्य से बाहर निकाल दिया। कोई बात नहीं, राज्य से बाहर निकाल दिया। तो अमर सिंह चले गए किसके पास? शाहजहां के पास, दिल्ली। दिल्ली में चले गए शाहजहां के पास। अब शाहजहां इनसे बहुत प्रसन्न हुआ, इनकी वीरता और बहादुरी को देखकर, और अमर सिंह को संभाती नागौर की जान, नागौर की जान। अब नागौर की जागीर संभाल रहे थे अमर सिंह जी आराम से, लेकिन बस इनकी वो आदत थी ना, किसी की सुनते ही नहीं थे, ये सिर्फ अपनी चला। तो क्या हुआ? एक बार की बात है, ये नागौर
ये बीकानेर, ये सीमा ऐसे लगती है नागौर बीकानेर। तो क्या हुआ, एक मतीरा यहाँ से निकलकर, यहाँ बेल निकलकर वो यहाँ चला गया और यहाँ पर हुआ पैदा। तो जो नागौर का किसान था और बीकानेर का किसान था, इनमें लड़ाई हो गई कि भैया ये मतीरा तो मेरा है, नहीं ये मतीरा तो मेरा है। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि वो पहुंच गई बीकानेर और नागौर के शासकों के पास। नागौर को कौन संभाल रहे थे, अमर सिंह जी, और बीकानेर का उस समय शासक था कर्ण सिंह। तो इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ जिसको कहा जाता है मतीरे की राड़। मतीरे की राड़, ठीक है। मतीरे की राड़ में ये हुआ था 1644 ईस्वी। किस किस के मध्य, अमर सिंह राठौड़ vs कर्ण सिंह। अमर सिंह राठौड़ और कर्ण सिंह के बीच में हुआ था। अब यहाँ पर जो पुरानी किताबें हैं उनमें ये बताया गया है कि अमर सिंह राठौड़ विजय हुए, इन्होंने खिलवा गांव पर अधिकार किया। खिलवा गांव में हुआ था, खिलवा गांव पर अधिकार। लेकिन जो अभी नई किताबें हैं उनमें दूसरी कहानी बताई जाती है। उसमें कहा जाता है जब अमर सिंह राठौड़ युद्ध की इजाजत मांगने शाहजहां से मिलना चाह रहे थे तो उनके साले सलावत खान ने उनको मिलने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये चाल थी कर्ण सिंह की। कर्ण सिंह भी शाहजहां के दरबार में थे, तो इन्होंने सलावत खान के साथ मिलकर ये चाल खेली, क्योंकि सलावत खान भी अमर सिंह राठौड़ से नफरत करता था। अब अमर सिंह राठौड़ आज्ञा नहीं ले पाए तो जा नहीं पाए युद्ध करने के लिए, और ये युद्ध जीत लिया किसने, कर्ण सिंह। तो वर्तमान में ही माना जाता है मतीरे की राड़ कर्ण सिंह ने जीता था, क्योंकि अमर सिंह राठौड़ उस युद्ध में जा ही नहीं पाए। तो बात आती है कि इस बात से अमर सिंह राठौड़ के मन में धीरे धीरे बहुत क्रोध उमड़ रहा था। एक बार क्या, वो 15-20 दिन तक दरबार में, और जब 15-20 दिन तक दरबार में नहीं गए तो शाहजहां ने सलावत खां को भेजा अमर सिंह राठौड़ को लेने के लिए कि शाहजहां ने, बादशाह ने तुम पर दंड लगाया है क्योंकि तुम 15-20 दिन से दरबार में उपस्थित नहीं हो। सलावत खान ने कुछ इसी तरह बात की थी कि अमर सिंह राठौड़ को पसंद नहीं, इस अंदाज में बात की थी उनसे, क्योंकि उनसे आप थोड़ा ढंग से बात करो तो उनको अच्छा लगता था, अगर कोई अकड़ में बात कर रहा है तो उनको पसंद है। तो क्या हुआ, अमर सिंह राठौड़ पहुंच गए दरबार। अमर सिंह राठौड़ ने सारी बात मान ली कि मैं दंड भी दे दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। लेकिन सलावत खान ने अब मजाक में कहा या क्या कहा, सलावत खान ने इनको गलती से कह दिया कमार। भाई कमार कह दिया, उसको शायद ये पता नहीं था कटार की ठंडी। जैसे ही कमार कहा, इन्होंने कटार निकाली, सीधा सलावत खान की छाती में उतार। अब जो क्रोध था वो उतरा शाहजहां पर। कटार निकाल के शाहजहां की तरफ फेंकी, शाहजहां नीचे हुआ बचा, यहाँ घुपी कटार और भज बक के निकल गया। शाहजहां, सलावत खां और अमर सिंह राठौड़ ने सीने में कटार उतार दी, सीने में कटार उतार दी। दरबार में शाहजहां पर हमला किया, शाहजहां पर हमला किया। और दरबारियों से युद्ध करने लगे, दरबारियों से युद्ध करने लगे। अब इनके बाहर खड़े जो सेनापति थे उनको भी पता चला, तो वो भी बाहर युद्ध करने लग गए। तो फिर क्या हुआ, इनका जो साला था, अमर सिंह जी का साला था एक अर्जुन गोड़। अर्जुन गोड़ ने अमर सिंह को रोकने के लिए पीछे से
पीछे से वार किया, जिससे अमर सिंह घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि अमर सिंह राठौड़। लेकिन अपनी अंतिम सांस तक अमर सिंह राठौड़ की तलवार रुकी नहीं, चलती रही। अमर सिंह राठौड़ की जब तक अंतिम सांस चल रही थी तब तक उनकी तलवार चल रही थी। ये उनकी वीरता की निशानी। अब कहा जाता है कि अमर सिंह राठौड़ की जो लाश थी, जो शव था, उसको ऊपर किले के ऊपर डलवा दिया गया ताकि कोई उसे ले जा सके, कोई भी राजपूत। तब कहा जाता है कि अमर सिंह राठौड़ के भतीजे थे जो आए और उन्होंने वीरता के साथ, राम सिंह नाम बताया जाता है शायद, वीरता के साथ सबको चीरते हुए गए और ऊपर से छलांग मारकर अपने काका जी थे, काका अमर सिंह राठौड़ की शव को उठाकर वहां ले गए अमर सिंह राठौड़ की रानी के पास। और अमर सिंह राठौड़ की रानी शव के साथ सती हुई। अमर सिंह राठौड़ की छतरी है कहां पर? नागौर। तो भैया ऐसे थे हमारे अमर सिंह राठौड़। अब इनके बारे में इतना ही, ठीक है। धन्यवाद मित्रों आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के पास, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे।